नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कोविड या सहप्रसविता पर। ये नातेदारी या किनशिप की एक रीत या किनशिप यूसेज है। ये एमपीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और दूसरे एग्जाम्स में बहुत ही उपयोगी है। तो हम आपसे चर्चा करेंगे कोविड या सहप्रसविता क्या है ना। पत्नी की गर्भावस्था की नकल, इमिटेटिंग द वाइफ्स प्रेगनेंसी। तो हम जिन चीजों पर चर्चा करेंगे वो इसका कंटेंट, अर्थ क्या है, इसके एग्जाम्पल्स, इसके प्रचलन के कारण और एक कोविड सिंड्रोम क्या है, एक नई शब्दावली जो कि समाज शास्त्र में प्रचलित हुई है। इन सब चीजों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो कोविड क्या हुआ करता है, किनशिप यूसेजेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नातेदारी की एक रीति है। कौन है इस शब्द के प्रोपाउंडर? अगर हम कहें तो एडवर्ड बर्नेट टायलर ने 1865 में कोविड की प्रथा का उल्लेख किया और इस शब्द को गढ़ा। तो क्या हुआ करता है, पुरुषों के द्वारा एक स्त्री की गर्भावस्था के दौरान उसकी गर्भावस्था की नकल करना, प्रेगनेंसी का इमिटेशन करना ही कोविड होता है। इसे हिंदी में सहप्रसविता कहते हैं। सहप्रसविता यानी कि साथ साथ प्रसव की क्रिया को संपन्न कराने वाला, तो सहप्रसविता कहते हैं। तो गर्भवती स्त्री के प्रसव की विभिन्न क्रियाओं का अभिनय किया जाता है उसके पति के द्वारा। उस स्त्री को जिन भी सामाजिक निषेधों का पालन करना होता है वो उन सारे के सारे सामाजिक निषेधों या सोशल प्रोहिबिशंस का भी पालन किया करती है। तो सामाजिक निषेधों का पालन, प्रोहिबिशंस का पालन इसके द्वारा किया जाता है। और हमारे यहां पर यह प्रथा जो है खासी और टोडा जनजातियों में प्रचलित है। खासी पूर्वोत्तर में मेघालय की एक जनजाति है और टोडा नीलगिरी के रहने वाले हैं। तो इन दो जनजातियों में इसका प्रचलन है। तो आखिर को है क्या यह प्रथा, समझ लीजिए। जब भी एक व्यक्ति की पत्नी प्रेग्नेंट या गर्भवती हो जाती है तो उसका पति उसकी गर्भावस्था की पूरी नकल करता है। अर्थात पति धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी पत्नी का पेट बाहर को आता है उसी तरीके से वो भी अपने पेट पर कपड़े वगैरह बांध करके अपना पेट बाहर की ओर निकालता है। उसकी पत्नी को जिन निषेधों का पालन करना होता है, जैसे कि वो नदी क्रॉस नहीं करेगी, तो पति भी नदी क्रॉस नहीं करता है। पत्नी के लिए इस बात की मनाही होती है, प्रोहिबिशन होता है कि उसकी पत्नी भारी वजन को ना उठाए, भारी बोझ को ना उठाए, तो पति भी भारी बोझ नहीं उठाता है। पत्नी को जिन चीजों को खाने के लिए कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान उसे जो भोजन करना है वही भोजन पति भी करता है, उन्हीं चीजों को वो भी खाएगा। और पत्नी को जिन प्रकार के भोज्य पदार्थों का सेवन प्रोहिबिटेड होता है, मना होता है, पति भी उन भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करता है। और इस प्रकार से इसे क्या कहते हैं हम, गर्भावस्था की नकल। जब उसकी पत्नी को लेबर पेन हुआ करते हैं, यानी कि प्रसव के दौरान दर्द होता है, तो पति भी उसी प्रकार की प्रसव वेदना से चिल्लाता है। यहां तक कि कुछ समाजों में ऐसा भी होता है कि पत्नी को जिस कक्ष या कमरे में बच्चे का प्रसव कराया जाता है
उसी कमरे में बगल में एक खटिया या चारपाई बिछा करके पति को भी कुछ महिलाएं बच्चे का प्रसव कराने का अभिनय करती हैं, और या उसके अगल बगल कोई कमरा होता है तो वहां पर पति को लिटा दिया जाता है, वो भी अपने द्वारा एक बच्चे को जन्म देने का अभिनय करता है। प्रसव के बाद उसकी पत्नी को जितने दिनों का सामाजिक छुआछूत का निषेध होता है, उसे छूते नहीं, उसे कुछ दूरी बरती जाती है, पति को भी उतने दिनों का निषेध होता है। और जब जिस दिन पति को स्नान कराया जाता है वो समाज में सामाजिक क्रियाओं में भागीदारी करने लगती, उसी दिन से पति भी करने लगता है। इसी क्रिया को सहप्रसविता या कोविड कहा जाता है। और हमने बताया कि हमारे भारत में 2 जनजातियों में इसका प्रचलन है, और यह नातेदारी की रीत या किनशिप यूसेजेस हुआ करती है। तो आखिर को इसका प्रचलन क्यों है, कारण क्या है, या इसकी व्याख्या या इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो व्याख्या या इंटरप्रिटेशन, प्रचलन का कारण। तो व्याख्या, इंटरप्रिटेशन या प्रचलन का कारण जो है वो ये है, सबसे पहली व्याख्या एडवर्ड बर्नेट टायलर के द्वारा की गई। टायलर ने कहा कि ये मातृवंशीयता का अवशेष है, वेस्टेज ऑफ मैट्रिलिनियलिज्म या मैट्रिलिनियलिटी, यानी कि किसी समय जब समाज मातृवंशीय, मातृपक्षीय, मातृ स्थानीय, मैट्रिलोकल, मैट्रिलिनियल, मैट्रियार्कल हुआ करता था, उस समय इस प्रथा का विकास हुआ। जब समाज धीरे धीरे पितृवंशीयता की ओर उन्मुख हुआ, गतिशील हुआ, तब जब समाज पितृवंशीयता और मातृवंशीयता की एक मिश्रित अवस्था में था, बीच की अवस्था में था, ट्रांजिशनल स्टेज में था, संक्रमणकालीन अवस्था में इस प्रथा का विकास हुआ। तो टायलर ने बताया कि उस समय इसका विकास हुआ। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि पुरुष की हमेशा से इच्छा रही है कि वो किसी भी स्त्री पर अपना आधिपत्य स्थापित करे। आधिपत्य स्थापित करे अर्थात उसे बताए कि वो उसी की है, अकेले उसकी है। लेकिन चूंकि समाज में महिलाओं की प्रभुसत्ता थी और इसलिए पुरुष किसी स्त्री को यह नहीं कह सकता था कि वो अकेले उसकी है, और इसलिए पुरुष ने स्त्री पर अपने आधिपत्य को प्रदर्शित करने के लिए प्रेम, भावनात्मक लगाव के प्रदर्शन का सहारा लिया। अर्थात जब उसकी पत्नी को जो चीज अच्छी नहीं लगती है वो भी उसे भी अच्छी नहीं लगेगी, पत्नी जो खाएगी उसे भी वही चीज खाना है, और अगर पत्नी को कष्ट होगा तो वो भी उसके कष्ट की अनुभूति करेगा। अर्थात पति के द्वारा ये बताना कि मुझे तुम्हारे कष्ट की अनुभूति होती है, तुम्हें जो चीज अच्छी नहीं लगती मुझे भी अच्छी नहीं लगती है, आई एम मेंट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए ही भगवान के द्वारा बनाया गया हूं। और इस प्रकार से जब पति अपने इस प्रकार के प्रेम का, लगाव का प्रदर्शन अपनी पत्नी के प्रति करता है तो पत्नी को भी अपने पति से प्रेम हो जाता है, और प्रेम के कारण वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति की होकर के रहती है। इसी को क्या कहा गया? कुबेड सहप्रसविता। टायलर के अनुसार आगे चल करके समाज मातृवंशीयता से पितृवंशीयता की ओर उन्मुख होते होते पितृवंशीय हो गया, और अब पुरुष के लिए स्त्री पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए उसकी गर्भावस्था और अन्य प्रकार की चीजों की नकल करने की आवश्यकता नहीं रह गई, और इस प्रकार से पुरुष ने स्त्री पर आधिपत्य के लिए दूसरे तरीकों को विकसित कर लिया और यह प्रथा समाप्त हो गई। और इसलिए टायलर ने कहा यह मातृवंशीयता का अवशेष है। श्यामाचरण दुबे, एससी दुबे ने इसके बारे में कहा, पत्नी तथा होने वाली संतान के प्रति प्रेम का प्रदर्शन, यानी कि इस प्रथा के द्वारा पति अपनी पत्नी के प्रति प्रेम का प्रदर्शन करता है। वही बताता है कि मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूं कि अगर तुम इन चीजों को नहीं खा रही हो तो मैं भी नहीं खाता हूं। होने वाले बच्चे के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन करता है कि उसे उसकी कितनी चिंता है, और इस प्रकार से पति और पत्नी के संबंध मधुर होते हैं और इससे उनके पारिवारिक जीवन को स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। एक ये कारण बताते हैं।
दूसरा सामाजिक पितृत्व की प्राप्ति। टोडा जनजाति में बहुपतिक विवाह होते हैं, एक स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं जो कि आपस में भाई भाई नहीं होते हैं। इसी प्रकार से खासी जनजाति है, वहां पर विवाह के बाद पति अपने पत्नी के घर रहने के लिए जाता है जहां पर उसे लोग पहचानते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति अपनी पत्नी की गर्भावस्था की नकल करता है वो सामाजिक रूप से ज्ञात हो जाता है लोगों के द्वारा कि यही होने वाली संतान का पिता है। टोडाओं में जहां पर कि बहुपतिक विवाह होते हैं, अब उसके कई पति हैं, होने वाली संतान का पिता कौन है, तो जो भी पति उसका इस क्रिया को संपन्न कर रहा है लोग जान जाते हैं और उसी को समाज में उसके होने वाली संतान का पिता स्वीकार कर लिया जाता है और इस प्रकार से उसे सामाजिक पितृत्व या सोशल पैटर्निटी की प्राप्ति हो जाती है। तीसरी चीज वो बताते हैं कि जादू टोने व भूत प्रेत से गर्भवती स्त्री और होने वाले संतान की रक्षा। प्राचीन काल में इन चीजों का बड़ा डर होता था, दुष्ट आत्माओं से हानि पहुंचाए जाने का। तो दुबे के अनुसार ये एक सोशल मैकेनिज्म, सामाजिक क्रियातंत्र था। अगर एक पुरुष अपनी पत्नी की गर्भावस्था की नकल कर रहा है तो उसकी पत्नी को और गर्भवती स्त्री को क्षति पहुंचाने के लिए आने वाली कोई भी दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत, चुड़ैल, जिसको विचक्राफ्ट कह सकते हैं, मैजिक कह सकते हैं या एविल स्पिरिट कह सकते हैं इंग्लिश में, अगर वो आएंगे तो वो भ्रमित हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगी शक्ति। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वहां पर दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति प्रेग्नेंट हैं। अब ऐसे में किसको वो क्षति पहुंचाए और इस प्रकार से वो भ्रमित होकर के वापस लौट जाएगी और इससे उसकी संतान की और पत्नी की रक्षा हो जाएगी। और इस प्रकार से यह चीज बताई गई है एससी दुबे के द्वारा। जीपी मुर्डॉक, जॉर्ज पीटर मुर्डॉक की एक फेमस पुस्तक है 1949 में आई, सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर में क्या बताया उन्होंने कहा कि ये एक अनुष्ठान है, रिचुअल है। क्या है? अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान के द्वारा एक व्यक्ति यानी कि पुरुषों को मातृत्व और पितृत्व की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, यानी कि पिता बनने की प्रक्रिया में और एक स्त्री के द्वारा माता बनने की प्रक्रिया में पुरुष भी इस प्रक्रिया से भागीदार होता है और इससे पुरुष की सामाजिक सहभागिता बढ़ती है। पुरुष को पितृत्व और संतान और परिवार के प्रति लगाव में वृद्धि होती है और इसलिए इस प्रकार की प्रथा का विकास हुआ। यह कहना था जॉर्ज पीटर मुर्डॉक का। और इस तरीके से ये थे इसके कारण। कोविड सिंड्रोम ये एक नया शब्द है जो कि समाज शास्त्र में प्रचलित हो रहा है। जैसा कि हमने टायलर के द्वारा बताया कि मातृवंशीयता का अवशेष है। वर्तमान में अनेक पुरुष जब उनकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, तब वो अपनी पत्नी के समान लक्षणों को प्रकट करने लगते हैं। जैसे कि अगर उसकी पत्नी को उल्टी आती कुछ तो वो कहता है कि मुझे भी ऐसा ही सेंसेशन हो रहा है, मुझे भी ऐसा फीलिंग हो रही है, मुझे भी उल्टी आ रही है ना। और थकान और अन्य जितने प्रकार की शिकायतें या परेशानियां उसकी पत्नी को होती हैं, अनेक पुरुष भी कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही अनुभव हो रहा है। इसी को कहा जा रहा है कोविड सिंड्रोम। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा पुरुष अपनी पत्नी के प्रति अपने लगाव को प्रदर्शित करना चाहता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि लैला मजनू की कहानी में जब मजनू को कोड़े लगाए गए लैला के माता पिता के द्वारा, तो मजनू को दर्द नहीं हुआ, लैला की पीठ पर कोड़ों के निशान पड़े और लैला को दर्द हो रहा था। कुछ इसी प्रकार की चीज आत्मीयता के लगाव की, जिसको हम कहते हैं कि एकाकार हो जाना, एम्पैथी, समानुभूति का विकसित हो जाना। और कुछ लोगों के अनुसार समाज पुनः पितृवंशीयता से मातृवंशीयता की ओर गतिशील हो रहा है। महिलाओं की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ रही है और इसलिए पुरुष इस प्रकार की कोविड सिंड्रोम की बातें करने लगे हैं। तो ये हमारा आज का ये लेक्चर है। आपको इसके नोट्स हमारे द्वारा प्रदान किए जाएंगे। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए
और हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले लेक्चर तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।